मैं हूं अखिलेश शर्मा। विधानसभा चुनाव में मिली शानदार जीत के बाद अब बीजेपी ने लोकसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। लोकसभा की 29 सीट अपने पाले में करने के लिए बीजेपी कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहती है। ऐसे में मध्य प्रदेश बीजेपी के तमाम दिग्गज दिल्ली में आला कमान से मिलने के लिए पहुंचे हैं। दरअसल बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ मध्य प्रदेश बीजेपी के नेताओं की बैठक हुई है। इस बैठक में मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टरों में बांटा गया है। इस बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा समेत तमाम बड़े नेता मौजूद रहे हैं। और दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने लोकसभा चुनाव के लिए वॉल राइटिंग कार्यक्रम की शुरुआत भी कर दी है। इस दौरान पार्टी अध्यक्ष नड्डा ने दीवार पर बीजेपी के चुनाव चिन्ह कमल को पेंट किया है। आपको बता दें कि कमल को करने के बाद दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की। ये पूरे देश में आयोजित किया जा रहा है। इसमें दीवारों पर बीजेपी के नारे लिखे जा रहे हैं और बीजेपी ने इस बार अपना नारा दिया है, एक बार फिर से मोदी सरकार। मध्य प्रदेश में भी कई जगहों पर यह कार्यक्रम किया गया है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा दीवारों पर नारे लिखने का अपना कार्यक्रम कर रहे हैं। यह कार्यक्रम पूरे देश में चलाया जा रहा है। एक बार फिर से मोदी सरकार, यह नारा है जो बीजेपी ने इस लोकसभा चुनाव में दिया है और यह नारा दीवारों पर, देश भर में दीवारों पर लिखा जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में और मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल में इसकी शुरुआत की है। नहीं। और हमारी सहयोगी अमृतांशी हमारे साथ जुड़ रही है इस खबर पर चर्चा करने के लिए। अमृतांशी, ये हम तस्वीरों में देख सकते हैं कि चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा हो, दीवारों पर नारे लिखने का कार्यक्रम शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही आज यहाँ पर क्लस्टर प्रभारियों की बैठक भी देश भर की हो रही है। इसमें भी हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश बीजेपी के दिग्गज नेता आए हैं। 29 लोकसभा सीटें हैं, 7 क्लस्टर्स में बांटा गया है। किस तरह की तैयारी कर रही है बीजेपी चुनाव प्रबंधन को लेकर? बिल्कुल, देखिए अखिलेश जी, अगर बात की जाए तो दीवारों पर लेखन की परंपरा बीजेपी में पुरानी है और विधानसभा चुनावों के पहले भी जो है खासतौर से दीवार लेखन का आयोजन किया गया था। इसमें जो है प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा उस समय के जो है मुख्यमंत्री जब थे, विधानसभा चुनाव के पहले नारा दिया था कि अब की बार 200 पार। और इस बार जो है बीजेपी, अब लोकसभा चुनाव है तो यहाँ पर एक बार फिर से मोदी सरकार का यहाँ पर जो है नारा दीवारों पर लिखती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के दीवार लेखन के पीछे जो है कई चीजें होती हैं, क्योंकि संगठन को मजबूत करने के लिए किया जाता है। कार्यकर्ता इसमें जुटे, कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए और उनको नारा याद दिलाने के लिए, जो कि आगे आने वाले जो कुछ महीने हैं उसमें उसको लेकर उनको काम करना है। तो दीवार लेखन तो हुआ, लेकिन कार्यकर्ताओं को मजबूत जो है बीजेपी लगातार अपने जमीनी स्तर पर कर रही है, क्योंकि कार्यकर्ता के दम पर ही विधानसभा चुनावों में एक अच्छी खासी जीत बीजेपी ने यहाँ पर दर्ज की है। दूसरा, यहाँ पर जो है आज बीजेपी ने क्लस्टर की जो है वो क्लस्टर प्रभारियों की बैठक बुलाई गई है। आधिकारिक नियुक्ति इस बैठक के बाद हो जाएगी। इसमें तमाम बीजेपी के वो नेता जो कि अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, अपने अपने क्षेत्र के संगठन से लेकर जो है क्या कुछ जमीनी स्तर के हालात हैं, उन सभी को बेहतर तरीके से जानते हैं। बीजेपी के सामने फिलहाल एक चैलेंज ये है कि 29 लोकसभा सीटों में से 28 उनके पास जो है पहले से ही मौजूद है, लेकिन एक जो है लोकसभा सीट जो कि छिंदवाड़ा की है, जो कि नकुलनाथ के पास है, वो कैसे न कैसे करके बीजेपी को जो है इस बार दोबारा से परेशान जरूर करने वाली है, क्योंकि विधानसभा चुनावों में भी कमलनाथ ने अपने जिले की सभी सीटें कांग्रेस के नाम की हैं। तो बीजेपी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो एक 29वीं लोकसभा सीट है। दूसरा एक सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि जहां पर बीजेपी को विधानसभा चुनावों में एक अच्छी, हम कह सकते हैं कि रिस्पॉन्स नहीं मिले, कई जगहों पर बीजेपी के वोट शेयर काफी कम हो गए, बीजेपी के कई दिग्गज नेता हार गए, कई मंत्रियों को हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में क्या कुछ जो है वहां पर
कमजोरियां थी, उन कमजोरियों के साथ साथ उनको कैसे सुधारा जा सकता है और वहां पर क्या कुछ कमी रह गई थी, इसको लेकर एक प्रॉपर प्लान जो है वो तैयार किया जाएगा। जो क्लस्टर प्रभारी होंगे वो पूरी रिपोर्ट जो है अपने जमीनी स्तर पर स्टडी करके केंद्रीय संगठन को देंगे और उस हिसाब से जो है आगे की रूपरेखा तय की जाएगी। इसमें जो लोकसभा चुनाव के हम कह सकते हैं कि जो प्रत्याशी होंगे उनको लेकर भी एक बड़ी रिपोर्ट होगी। इसके साथ ही साथ किन चीजों को लेकर जमीनी स्तर पर काम करने की जरूरत है, इनको लेकर एक रिपोर्ट होगी। दूसरी एक छोटी सी चीज आपको ये बता दूं कि जो मोर्चा और संगठन है बीजेपी के, उन्होंने पहले ही अपने मोर्चा और संगठनों को एक्टिव कर दिया है। हाल ही में बीएल संतोष और शिव प्रकाश राजधानी भोपाल बैठक लेने आए थे और उसमें साफ तौर पर कह दिया है कि एक हफ्ते का प्रवास तमाम जो मोर्चा पदाधिकारी हैं वो अलग अलग जिलों में करेंगे और यहाँ पर क्या कुछ जमीनी रिपोर्ट है वो संगठन को सौंपते हुए नजर आएंगे। जी अखिलेश जी, शुक्रिया अमृतांशी आपकी इस तमाम जानकारी के लिए। और आपको ये भी बता दें कि बीजेपी ने इस बार ग्राम परिक्रमा कार्यक्रम भी तैयार किया है। इस दौरान पार्टी 1 लाख से ज्यादा गांव में पहुंचेगी। इसमें दरअसल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव को लेकर नए नए प्रचार अभियान में जुट रही है। पार्टी की अधिकांश योजनाओं के केंद्र में गांव हैं, वहां पर चौपाल लगाई जाएंगी और चौपालों के जरिए जो मोदी सरकार की योजना है उन तक उनको गांव के लोगों तक उनको पहुंचाया जाएगा, उनके बारे में बताया जाएगा। और ग्राम परिक्रमा अभियान के जरिए 1,40,000 गांव तक बीजेपी पहुंचना चाह रही है। और बीजेपी की इस रणनीति पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए। अजय धवले जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आनंद जाट साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। साथ ही देशदीप सक्सेना जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी एमपीसीजी पर। सबसे पहले आपके पास आऊंगा अजय जी। अभी हम देख रहे हैं कि बात हम जब कर रहे हैं तो यहाँ पर जो पार्टी का केंद्रीय कार्यालय है उसके विस्तारित कार्यालय में बड़ी बैठक हो रही है क्लस्टर प्रभारियों की। गृह मंत्री अमित शाह भी वहां पर पहुंचे। हालांकि कल ही उनके परिवार में उनकी बड़ी बहन का निधन हुआ, लेकिन आज तुरंत वो काम पर वापस आ गए। दिल्ली आते ही सबसे पहले इस बैठक में गए हैं। क्या उद्देश्य है पार्टी का एक क्लस्टर प्रभारियों की बैठक करने का और किस तरह से ये माइक्रो मैनेजमेंट करने की जो रणनीति है उसको तैयार कर रही है पार्टी? देखिए अखिलेश जी, जैसे कि अभी आपने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह जी अपने परिवार में एक बड़ी गम का क्षण हुआ था, उसके पश्चात भी अपने दायित्व, संगठन दायित्व के प्रति इतने समर्पित है कि तत्काल दिल्ली पहुंचते ही अपने संगठन के दायित्व निभाने के लिए पहुंचे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है अपने कार्यों के प्रति, अपने संगठन के प्रति और अपनी नीतियों के प्रति। रही बात भारतीय जनता पार्टी के 2024 के लोकसभा चुनाव के लेकर रणनीति की है, तो भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक विशेष रणनीति के तहत चुनाव जीती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश को जो नेतृत्व था, उस नेतृत्व पे देश की जनता ने भरोसा किया था और पहली बार पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। 2019 का लोकसभा का चुनाव देख लीजिए अखिलेश जी, एक ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बहुमत के साथ में वही सरकार रिपीट हुई, अधिक मैंडेट के साथ। 2024 का चुनाव क्यों थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि 2024 के चुनाव में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अनबिटन 10 साल पूरे हो चुके हैं। इन 10 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ग्रामीण विकास से लेके सस्टेनेबल डेवलपमेंट तक के, फिर आर्थिक मोर्चे से लेके डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग तक के, फिर देश को विश्व में परचम लहराने के लिए फॉरेन डिप्लोमेसी या अन्य क्षेत्रों, भारत ने सारे क्षेत्रों में अपना परचम लहराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, आज भारत इन्हीं विश्व ने अपना नेतृत्व माना है। 14 देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया और यह पहली बार हुआ है कि जब G20 जैसा सम्मेलन की अध्यक्षता भारत को मिली थी, तो विश्व के समक्ष जो एक सर्व वसुधैव कुटुंबकम के नारे के साथ में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भारत का विश्व को लेकर क्या विजन है वो भी सबके सामने रखा है। 2024 का चुनाव इन्हीं सब मुद्दों को, इन्हीं सब बातों को कि हमारा नेतृत्व, आज भारत का नेतृत्व विश्व मान रहा है, तो निश्चित रूप से ये देश के लिए भी गर्व की बात है कि ऐसे नेतृत्व और ऐसे नेता को तीसरी बार चुनने का फिर से हमें मौका मिल रहा है। आप मध्य प्रदेश में आज बात कर रहे थे क्लस्टर प्रभारियों की बैठक है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन नित नए आयाम गढ़ते रहता है अपनी कार्य पद्धति में और नित नया प्रयोग करते रहता है। क्लस्टर का एक जो परिकल्पना संगठन द्वारा की गई है, जिसकी आधिकारिक घोषणा हो ही जाएगी, उसके माध्यम से भारतीय जनता पार्टी संगठन अपने ऐसे क्षेत्रों में पहुंचने के लिए और इतना माइक्रो मैनेजमेंट करने की आवश्यकता जो महसूस हुई है कि निश्चित रूप से कार्यकर्ताओं को बल मिले और जो वरिष्ठ पदाधिकारी, वरिष्ठ नेता हैं, वो क्लस्टर्स में डिवाइड होकर उन अपने कार्यकर्ताओं तक के जमीनी स्तर पे और माइक्रो लेवल पे संगठन की नीतियों को बढ़ाए। क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विगत 10 वर्षों में इतने सारे काम हुए और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व का और
संगठन के नेताओं का ये काम है कि उन कार्यों को देश की जनता तक के पहुंचाएं और 140 करोड़ देशवासी पुनः भारतीय जनता पार्टी को एक ऐसा अभूतपूर्व ऐतिहासिक मैंडेट दे कि जिस मैंडेट की भारतीय जनता पार्टी हकदार है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश को जो गारंटियां दी थी, जो संकल्प लिए थे, विगत 10 वर्षों में उन संकल्पों की पूर्ति की है और उन्हीं संकल्पों की पूर्ति की वजह से हम पुनः 2024 के लोकसभा चुनाव में जा रहे हैं। मोदी जी की गारंटी है, भाजपा का भरोसा है और देश की जनता निश्चित रूप से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को इन सब विकास कार्यों की वजह से पुनः चुन के देगी। जी, आनंद जाट साहब भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। आनंद जी, आप किस तरह से देखते हैं बीजेपी की तैयारियों को, क्योंकि हाल ही में विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत बीजेपी को मिली है। पार्टी कह रही है कि 29 में से 28 सीटें तो हमारे पास है, लेकिन छिंदवाड़ा की लोकसभा सीट हमारे पास नहीं है, वो ये कह रहे हैं। और साथ ही विधानसभा चुनाव में भी छिंदवाड़ा में कांग्रेस की जो स्थिति थी वो बरकरार रही, मजबूत स्थिति में कांग्रेस दिखाई दी, लेकिन पूरा जोर बीजेपी छिंदवाड़ा को छीनने में भी लगा रही है। बाकी अन्य जगह पर भी पार्टी की तैयारी है। और जिस तरह से हमारी सहयोगी बता रही थी कि विधानसभा चुनाव में कई बड़े मंत्री बीजेपी के हार गए, कई विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा, तो इसलिए कांग्रेस के लिए भी उम्मीद तो भी वहां पर है। जनता ने आपका पूरी तरह से साथ छोड़ा नहीं है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे कि इस रणनीति का मुकाबला कर सकें? अखिलेश जी नमस्कार। 40% वोट कांग्रेस पार्टी को इस विधानसभा चुनाव में प्राप्त हुआ है और वो जनता जो एक धर्मनिरपेक्ष भारत में भरोसा करती है, सामाजिक न्याय की राजनीति में भरोसा करती है, उस जनता का साथ निभाने के लिए कांग्रेस पार्टी पिछली हार से उबर कर निकलकर कांग्रेस का कार्यकर्ता पूरी तैयारी के साथ मैदान में है। भारतीय जनता पार्टी के मेरे मित्र जो विश्व में डंका पीट रहे थे भारत का, उनको बता दूं कि आज बहुत दुर्भाग्य की बात है कि मालदीव जैसा हमारा सहयोगी जो हमारे कारण ही विश्व में जाना पहचाना जा रहा था, उसके राष्ट्रपति ने भारत के सैनिकों को देश छोड़ने के लिए कह दिया है। ये डंका पीटना होता है। भारत के प्रधानमंत्री चीन की स्थिति स्पष्ट नहीं करते हैं और तो और नाम नहीं ले पाते हैं। नेपाल जैसा जो हमें अपना बड़ा भाई मानता था, वो हमारा सहयोगी हमसे छिटक गया है। श्रीलंका के बारे में क्या बातें हुई हैं वो पूरे देश को पता है। पाकिस्तान के साथ हमारे कैसे संबंध हैं वो हमें आज दिख रहा है। तो यहाँ विश्व में डंका केवल अखबारों में पीटा जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनल, जिसमें मैं हाल फिलहाल एनडीटीवी को शामिल नहीं करता हूं, उनमें डंका जरूर बज रहा है। और मैं पूछना चाहता हूं, वो जो 15 लाख रुपए हर खाते में देने की बात प्रधानमंत्री मोदी ने कही थी, वो मोदी की गारंटी में आती है या नहीं आती है? 2 करोड़ रोजगार भारत के युवाओं को हर साल देने वाली बात जो थी, वो मोदी की गारंटी में आती है या नहीं आती है? जो 100 दिन में रोजगार लाने की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही थी, वो मोदी की गारंटी में आती है या नहीं आती है? क्या नेमावर मध्य प्रदेश में है, वहां 10 फीट गहरे गड्ढे में आदिवासियों के पूरे परिवार को नहीं गाड़ दिया था? क्या महिला सुरक्षा की बात मोदी की गारंटी के अंतर्गत नहीं आती है? सर, मैंने बहुत देर तक बीजेपी प्रवक्ता को सुना और बिना इंटरप्टेड जो है बातें उनकी कही गई, तो मुझे थोड़ा और मौका दीजिए। तो आपको बिल्कुल मौका मिलेगा, लेकिन मैं यहाँ पर एक बात जरूर रेखांकित कर दूं कि जब अजय जी बोल रहे थे तो उन्होंने कांग्रेस के बारे में मुझे लगता नहीं कि एक शब्द भी कहा। वो अपनी पार्टी, अपनी सरकार के उपलब्धियों के बारे में बता रहे थे, तो इसीलिए मैं चाहूंगा कि वो भी इसका जवाब दे दे जो आप तमाम बातें कह रहे हैं। संक्षेप में अजय जी को कि हमारे साथ देश जी। अखिलेश जी, आप अगर चाहेंगे तो मैं पूरे समय चुप रहूंगा, एक भी शब्द नहीं। आपको चुप रहने के लिए थोड़ी ना बुलाया, आपको बोलने के लिए बुलाया गया है। लेकिन मैं सिर्फ इसको पॉइंट आउट कर रहा हूँ कि वो अजय जी सिर्फ अपनी बात कर रहे थे, तो आपने चूंकि अब आरोप लगाए हैं, आरोपों की झड़ी लगाई है, तो मेरा ये फर्ज बनता है कि कम से कम उनके पास जाके उनका जवाब ले लूं। विपक्ष होने के नाते डंका पीटने पर बात कही है। बिल्कुल, तो ये पूछ लेते हैं ना उनसे, ये उनसे पूछ लेते हैं अजय जी जो बातें कह रहे हैं आनंद जाट जी कि डंका पीटा जा रहा है, लेकिन चाहे विदेशी मोर्चा हो, चाहे घरेलू मोर्चा हो, चाहे मध्य प्रदेश का मोर्चा हो, तमाम मोर्चों पर बीजेपी जो है पूरी तरह से नाकाम रही है, ये आरोप है। इस पर आपका संक्षिप्त जवाब, क्योंकि देशदीप सक्सेना जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी काफी लंबे समय से इस पूरी बहस को सुन रहे हैं, उनके पास भी मुझे जाना है। जी, तो अखिलेश जी, आनंद जी मेरे बहुत अच्छे मित्र, ऊर्जावान प्रवक्ता है कांग्रेस के, लेकिन उनको 2 चीजों का फैक्चुअल बात बताना चाहूंगा। आनंद जी, आपके समय जब यूपीए ने शासन छोड़ा था, भारत विश्व की 11वीं बड़ी इकोनॉमी था, आज विश्व की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है और जल्दी भारत विश्व की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर है। आपके रघुराम राजन जी ने राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो यात्रा के समय इंटरव्यू किया था और 2 सालों में भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, ऐसा उन्होंने कहा था। और निश्चित रूप से आप लोग राह भी देख रहे थे कि भारत की इकोनॉमी कोलैप्स हो जाएगी, लेकिन आज वर्ल्ड बैंक से लेके IMF तक के सब तारीफ कर रहे कि भारत की इकोनॉमी
उस पैंडेमिक में भी जो विश्व को पैंडेमिक सता गया, उस पैंडेमिक में भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ग्रोथ बिल्कुल। आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगा, आप जवाब देना चाहते हैं। अजय जी, मैं आपको रोकूंगा क्योंकि देशदीप सक्सेना जी काफी देर से धैर्य के साथ इस पूरी चर्चा को सुन रहे हैं। देशदीप जी, बात हुई थी कि लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी की, बीजेपी की क्या तैयारी है, क्या बैठक चल रही है, लेकिन जिस तरह से आनंद जी कह रहे हैं कि एक के बाद एक ऐसे कई मुद्दे हैं जो जाहिर सी बात है कि विपक्षी पार्टी को पूरा अधिकार है इन तमाम मुद्दों को जनता के सामने रखने का, इनके आधार पर सरकार को एक्सपोज करने का और इसी के आधार पर जनता के पास जाकर वोट मांगने का भी। तो ये जो मुद्दे हैं जो कितने प्रभावी हो सकते हैं आपके हिसाब से, और इसकी काट के लिए जो बीजेपी एक चुनावी रणनीति बना रही है, जो मैनेजमेंट की रणनीति बनाई जा रही है, चाहे क्लस्टर हो, चाहे ग्राम परिक्रमा अभियान हो या वॉल राइटिंग अभियान हो, ये सारे अभियान जो चल रहे हैं ये कितना बीजेपी को मददगार साबित होंगे, जबकि इस तरह की बातें आनंद जी की ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से की जा रही है? जी अखिलेश जी, देखिए, जो आपके जो प्रश्न का जो आखिरी हिस्सा था वही सबसे इम्पोर्टेंट है। कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे हैं, कांग्रेस के पास बहुत सारे मुद्दे विधानसभा के चुनाव में भी थे, लेकिन फर्क दोनों पार्टियों में यही हो जाता है कि बीजेपी अपने मुद्दे बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक पहुंचा पाने में सफल हो जाती है, जबकि कांग्रेस के साथ उसका जो ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप है उसके साथ कुछ समस्याएं हैं, वो हम सब जानते हैं। उनके पास संसाधनों की कमी है, वर्कर्स की भी कमी बिल्कुल दिखती है जब हम उसको बीजेपी से कंपेयर करते हैं। अभी हम देख रहे हैं, मैं पिछले 15 मिनट से सुन रहा हूं कि किस तरीके से बीजेपी अब एक नए तरीके से अपना चुनावी कैंपेन ले जा रही है। वो उसको उसने ग्राम परिक्रमा कहा है। तो एक बात यह है कि बीजेपी उसको लगातार रीडिफाइन कर रही है, अपने चुनावी कैंपेन उसको पुनर्परिभाषित कर रही है, उसको एक्सपैंड कर रही है और नए नए तरीके अपना रही है अपनी कैंपेन को बिल्कुल हर एक वोटर तक। उनकी कोशिश है हर एक वोटर तक ले जाने के लिए। अभी देखिए, इस चुनाव के पहले मैंने कभी ये शब्द, या आपने कभी सुना हो तो बताइए, क्लस्टर शब्द का इस्तेमाल कभी नहीं किया गया था चुनाव कैंपेन में। या जो बूथ शब्द तो था, लेकिन क्लस्टर बनाएंगे उससे बूथ मैनेजमेंट होगा, तो क्लस्टर शब्द एक नया शब्द है। सरकारी भाषा में तो था क्लस्टर, स्कूलों का क्लस्टर होता था जिससे कि स्कूलों को मैनेज किया जाता है, एक पर्टिकुलर समूह के स्कूलों को। तो हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी नए नए तरीके इजाद कर रही है और उसकी कोशिश ये रहती है कि वो बिल्कुल अंतिम व्यक्ति तक अपनी बात ले जाए। और यही अभी बीजेपी ने दोबारा से लोकसभा के चुनाव में शुरू कर दिया है, जबकि मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस ने, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता बताएं कि कांग्रेस की अभी जो नीति है वो क्या है। क्या कांग्रेस ने अपनी चुनावी कैंपेन शुरू कर दी है मध्य प्रदेश में, तैयारियां शुरू कर दी हैं, आई एम सॉरी। क्या मध्य प्रदेश में जो अभी जो पीसीसी के अध्यक्ष आए हैं उन्होंने कुछ बैठकें लेके, क्या कुछ उन्होंने इस डायरेक्शन में बढ़े हैं? अभी मुझे लगता है कि कांग्रेस का पूरी जो एनर्जी है वो राहुल गांधी जी की यात्रा जब से शुरू हुई है कल से, उसको देखने में, उसको ऑब्जर्व करने में, उसको आगे बढ़ाने में लग रही है। तो बीजेपी ने अपनी कैंपेन ग्राउंड लेवल की शुरू कर दी है, जबकि कांग्रेस को मेरे ख्याल से अभी अपनी कैंपेन शुरू करनी है। कांग्रेस के पास मुद्दे हैं, प्रभावी मुद्दे हैं, बस यही देखना है कि क्या कांग्रेस उन मुद्दों को वोटर्स तक ले जा पाती है और प्रभावी तरीके से ले जा पाती है, उनको कन्विंस कैसे मतदाताओं के बीच में लेकर जाएगी कांग्रेस, यही चुनौती रहेगी। हालांकि जैसा आनंद जी ने बताया है, ये फैक्ट है कि 40% वोट मध्य प्रदेश में कांग्रेस को मिले, ये कम नहीं होते हैं, लेकिन जब फासला इतना लंबा हो 48 और 40 का, तो निश्चित तौर पर परिणाम पर उसका बड़ा असर पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, आनंद जी आपके पास भी आऊंगा क्योंकि आपको कई सारे सवालों के जवाब देने हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है, बैठक भी हुई है क्लस्टर प्रभारियों को लेकर, साथ ही कई तरह के कार्यक्रम भी बीजेपी ने लॉन्च कर दिए। आनंद जाट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता अजय धवले जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता साथ ही देशदीप सक्सेना जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आनंद जी आपके पास आना चाहूंगा। जैसा कि देशदीप जी कह रहे थे कि ऐसा लग रहा है कि अभी तक इस हार के बावजूद कुछ जो सदमा था उससे कांग्रेस पार्टी लगता है कि उभर नहीं पाई है। दूसरा, जो ध्यान आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी पर करना था उसके बजाय ऐसा लग रहा है कि पूरा फोकस राहुल गांधी की यात्रा पर आ गया है। तो ऐसे में आप किस तरह से मुकाबला कर पाएंगे? एक तरफ बीजेपी है जो 29 की 29 सीटें जीतने के लिए लगातार काम कर रही है। देशदीप जी ने बड़े अच्छे सवाल पूछे। मैं देशदीप जी से कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा, उनका नंबर है मेरे पास, भेजूंगा उनको। सर, मध्य प्रदेश के लिए राज्य स्तरीय चुनाव समिति कांग्रेस पार्टी ने गठित कर दी है। 29 लोकसभा सीटों के प्रभारी हमने घोषित कर दिए हैं। उनकी 3 मीटिंग्स हो चुकी है।
और जो पूर्व सांसद रहे हैं मध्य प्रदेश में लोकसभाओं के, उनकी भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी के साथ 3-3 मुलाकातें हो चुकी हैं। 29 जो लोकसभा सीटें हैं वहां पर जो विधानसभाएं हैं, विधानसभाओं के प्रभारियों से बात हो चुकी है। जीते हुए प्रत्याशी, जो जीते हुए विधायक हैं, उनसे भी चर्चा कर ली गई है, और जो प्रत्याशी जीत नहीं पाए, हारे हुए जो प्रत्याशी विधानसभा चुनाव के थे, उनसे भी बातचीत हो गई है। तो जीतू पटवारी जी जब से अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने संगठन को अपने हिसाब से गढ़ना और नई संरचना में लाना शुरू कर दिया है। आपको मैं नहीं समझता, मतलब मुझे नहीं पता कि आप तक ये जानकारी क्यों नहीं पहुंची। शायद इसमें मेरी खुद की कुछ रणनीतिक चूक रही होगी जो मैं आप तक ये बात नहीं पहुंचा पाया। बिल्कुल। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है वो थ्रू आउट मध्य प्रदेश जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। और इसमें 2009 के चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी, मतलब अखिलेश जी आपको बताऊंगा कि 2008 में कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में 58 सीटें जीती थी, और 2009 का जब चुनाव आया था तो हम 12 सीटों के साथ लोकसभा जीते थे जी। 2003 में कांग्रेस पार्टी जो है वो 25 सीटें मध्य प्रदेश में हार गई थी और सिर्फ 4 जीती थी, और 2008 में उन्हीं सीटों पर हम 12 सीट ले आए थे। और बिल्कुल, तो ऊपर नीचे है, आंकड़ा होता रहता है। मैं पास माफी चाहता हूं आनंद जी, समय की थोड़ी कमी है। अजय जी के पास आना चाहूंगा। अजय जी, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो कांग्रेस पार्टी है वो भी हाथ पर हाथ रखकर नहीं बैठी है। उसके विधानसभा चुनाव का परिणाम, चाहे वो चुनाव हार गए हो, लेकिन अभी भी उनके पास बड़ा जन समर्थन है। तो कैसे आप मुकाबला करेंगे कांग्रेस का? देखिए अखिलेश जी, राजनीति में नेतृत्व, नीति और नियत, ये तीनों स्पष्ट करना पड़ता है। और देश की जनता, प्रदेश की जनता नेतृत्व, नीति और नियत देख के आप पे विश्वास देती है, आपको जनादेश देती है। ना कांग्रेस के पास नेतृत्व है, या नेतृत्व ऐसा है जिसको बार बार लॉन्च किया जाता है, अनेकों प्रकार की यात्राएं निकाल उसको लॉन्च किया जाता है, लेकिन फिर भी वो लॉन्च फेल हो जाता है। नीतियां इनकी स्पष्ट नहीं है। किसी दिन वन रैंक वन पेंशन नीति हो जाती है, किसी दिन ओल्ड पेंशन स्कीम नीति हो जाती है, किसी दिन राफेल होता है, किसी दिन सावरकर जी होता है, या किसी दिन कोई उद्योगपति नीति हो जाती है। रही बात नियत की, तो कांग्रेस की नियत देश की जनता देख चुकी है। विगत 60 वर्षों में किस नीति, किस नियत के साथ में, एक खोट नियत जिसे कहते हैं, खोटी नियत के साथ में इन्होंने देश को शासन दिया। गरीबी हटाने का नारा देती थी कांग्रेस, लेकिन 70 वर्षों तक गरीबी नहीं हटाई। आज ही नीति आयोग की रिपोर्ट आई है अखिलेश जी, 24.5 करोड़ देशवासी वो गरीबी की रेखा से पार आए, और नीति आयोग की रिपोर्ट ने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से ऊपर जो लोग आए उनके बारे में स्पष्टता दी है। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जो बीमारू टैग वाले राज्य थे, आज विकसित मध्य प्रदेश, विकसित उत्तर प्रदेश है, और विकसित भारत में कंट्रीब्यूट करने वाले प्रदेश बन रहे। जी जी अजय जी, माफी चाहता हूं, समय की कमी है। जाते जाते देशदीप जी, जो बातें आनंद जाट कह रहे हैं, क्या आपको लगता है कि वो पर्याप्त है कांग्रेस पार्टी की रणनीति के लिए? संक्षेप में जवाब चाहूंगा। उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तैयारी कर ली है। हम सबकी शुभकामनाएं कांग्रेस के साथ हैं, और ये अगर जनता तक की सारी चीजें पहुंचे और जनता को लगे अगर कि कांग्रेस की तैयारी अच्छी है और वो कन्विंस कर पाए, वो ज्यादा अच्छा होगा। और कांग्रेस को उसके लिए अपने एक नेटवर्क की जरूरत पड़ेगी, वर्कर्स की जरूरत पड़ेगी। और मैं समझता हूँ कि वो जो कह रहे हैं जाट जी वो सही है, और कांग्रेस की तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है। आपके पास फोन आएगा उनका? थैंक यू, मैं बात करूंगा उनसे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी, अजय जी और देशदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से समझाने के लिए इस पूरे मुद्दे को। वक्त एक ब्रेक का।